अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। एक ऐसे वक्त में जब DGISI की तैनाती से मुताल्लिक सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में तनाव की खबरें आ रही थी, तो वहीं आज वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने NCOC का दौरा किया और उनकी मुलाकात भी हुई। इसके अलावा आर्मी चीफ ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा भी किया, जहां DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने उनका इस्तकबाल किया और आर्मी चीफ को दाखिली मामला और अफगानिस्तान पर ब्रीफिंग भी दी गई। जबकि आर्मी चीफ ने इदारे की तैयारी पर इत्मीनान का इजहार किया। साथ ही हुकूमत का कहना है कि इसी हफ्ते किसी भी वक्त नए DGISI का ऐलान कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ अपोजिशन भी अचानक मुतहरिक हो गई है और हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। आज इस हवाले से इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान की सरबराही में PDM का इजलास हुआ, जिसमें नून लीग के कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। और इजलास के बाद मौलाना फजल रहमान ने मीडिया से बात करते हुए ऐलान किया कि 20 अक्टूबर से तमाम सूबाई और जिलाई हेडक्वार्टर्स में रैलियां और मुजाहरे होंगे। महंगाई के खिलाफ पूरे मुल्क के सूबाई हेडक्वार्टर्स और जिली हेडक्वार्टर्स में 20 अक्टूबर से रैलियां और मुजाहरे शुरू हो जाएंगे। रैलियों का आगाज हो जाएगा, मुजाहरे होंगे, पैजाम हड़तालें होंगी और लॉन्ग मार्च तक मामला जाएंगे। लेकिन स्टेप बाय स्टेप सूरत हाल जितनी आगे बढ़ती जाएगी उस पर हमारी स्टेयरिंग कमेटी का भी इजलास होता रहेगा और सरबराही इजलास भी होते रहेंगे और नए मरहले के लिए क़यादत की सतह पर फैसले होते रहेंगे। बल्दियाती इलेक्शन की बातें होती हैं। हमारा मुतालबा जनरल इलेक्शन का है। जब तक इस मुल्क में शफाफ आम इंतखाबात नहीं होते और जायज़ हुकूमत कायम नहीं होती, उनकी निगरानी में बल्दियाती इंतखाबात का कोई जवाब नहीं है। अब अपोजिशन एक ऐसे वक्त में मुतहरिक हुई है जब हुकूमत एक अहम मामले को लेकर अब तक हतमी फैसला नहीं कर सकी है। गुज़िश्ता 12 दिनों से DGISI की तैनाती का मामला लटका हुआ है। हुकूमत दावा कर रही है कि मामला तय हो चुके हैं, मगर अब तक इस हवाले से हतमी फैसला सामने नहीं आया है। और आज वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ से मुलाकात और वज़ीर आज़म हाउस को समरी मौसूल होने से मुतालिक सवाल पर फवाद चौधरी का कहना था कि मामला तय हो चुके हैं। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकात होती रहती है और आज भी मुलाकात हुई है। इसके अलावा फवाद चौधरी ने PDM पर भी शदीद तनकीद की। आज़म और आर्मी चीफ का इंस्पेक्शन हुआ, मुलाकात हुई है। जो इशूज़ हैं DGISI के परफॉर्मेंस के हवाले से, उसके हवाले से बता दें कि नई समरी भी क्या आई है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकातें होती रहती हैं और ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। और अभी भी जो है वो मुलाकात जो है वो बिल्कुल आज भी उनकी मुलाकात हुई है और ये सारे मामला तय हो चुके हैं। उनमें कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं। मैं पहले दिन से आपको ये कह रहा हूँ कि इनका कोई डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स नहीं है, कोई जमहूरियत पसंद लोग नहीं है। ये सिर्फ डील की तलाश में है। एक पता चलता है कि अगर फौज में हुकूमत में खिलाफ हो गए हैं तो ये सारे बैंड वैगन के ऊपर जो है वो चढ़ने के लिए CV लेके खड़े हो जाते हैं। दूसरे दिन जो है वो आपको पता चलता है कि नहीं, वो जो डील है वो नहीं हो सकी, आप फिर फौज के खिलाफ जो है तकरीरें शुरू कर देते हैं। आज वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने भी अपोजिशन की तहरीक पर तनकीद करते हुए कहा कि PDM मरा हुआ सियासी हाथी है। ये पिछले दिसंबर में भी हुकूमत को रुखसत कर रहे थे और अब अगला दिसंबर आ गया है। PDM मरा हुआ एक सियासी हाथी है। PDM क्या है, वो पिछले दिसंबर में हमें कहते थे कि सलाम अलैकुम, अब ये दिसंबर आ गया। जब हम अपोजिशन में थे यही कहते थे कि आज गए जी, कल गए। मैं खुद कहता था ये इमरान खान की खुश नसीबी है को उसको ऐसी थकी हुई अपोजिशन मिली है जो अभी तक 3 सालों में यही फैसला नहीं कर। देखें ना, 3 साल, चौथे साल में हम लग गए। अब ये जुलूस जलसे 2, 3, 4 महीने करेंगे, साल ख़त्म हो जाएगा। हुकूमत पर एतमाद है। उन्हें लगता है अगला इलेक्शन तक ही वो हुकूमत करेंगे और अगला इलेक्शन अपने वक्त पर होगा। अपोजिशन की मुहिम को सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब मौजूद है। भाई साहब बहुत शुक्रिया। भाई साहब, ज़ाहिर है पिछले बरस भी बहुत बड़े बड़े दावे किए थे आप लोगों ने, तो इस साल हुकूमत सीरियस लेने को तैयार नहीं है। अब आप आएंगे सड़कों पर, सब चीज़ें हो जाएंगी। इलेक्शन में 2 साल से भी कम का अरसा रह गया है। या आपकी भी इलेक्शन की तैयारी है? हुकूमत गिरानी नहीं है आपने, ना गिरनी है। हुकूमत की सीरियसनेस हमें नहीं चाहिए। ये तो एक गैर संजीदा हुकूमत है। मामला तो महंगाई का है, मामला तो अवाम की तकलीफ़ का है, मामला तो मुल्क की तबाहाली का है। उस पर PDM मुत्तफ़िक है। PDM पहले दिन से एक तहरीक जो थी उसका एक मकसद था कि मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक चले। और हम आज भी यही कहते हैं कि जब तक पाकिस्तान का निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं होगा, जब तक इदारे आइनी हदूद में नहीं रहेंगे, जब तक इलेक्शन चोरी होना बंद नहीं होंगे, तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, महंगाई ख़त्म नहीं होगी, अवाम की तकलीफ़ ख़त्म नहीं होगी। ये सारी बात है। आज आपके ये 5-6 वज़रा जो है हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इन्होंने आज तक महंगाई की बात की है? मुल्क के पार्लियामान में लीडर ऑफ द हाउस ने आके महंगाई की बात की है?
अवाम की तकलीफ़ की बात की है। आज आपने ख़ुद बताया 12 दिन हो गए हैं, पूरा मुल्क एक तमाशा देख रहा है कि DGISI कौन बनेगा। भाई इसका आम आदमी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये दो अशख़ास ने बैठ के फ़ैसला करना है, वो फ़ैसला कर लें, मुल्क को निजात दें इस सारे मामले से। हर आदमी परेशान है, स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है, लोग महंगाई से तबाह हाल हैं, परेशान हैं, और हुकूमत जो है वो बातें कुछ और कर रही है, वज़रा बातें कुछ और कर रहे हैं। क्या प्रिसाइसली बदनसीबी है मुल्क की, क्योंकि महंगाई की शिकायत तो आप लोग पहले भी कर रहे थे, मगर अचानक मुल्क गिर एहतजाज का जो ऐलान किया है वो क्या इस मुमकिना बात की वजह से किया है जो आपको तासुर है कि शायद जो सपोर्ट हुकूमत को थी, जो ताल्लुकात थे, जो सेम पेज था, वो सेम पेज नहीं रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों ने अचानक इस एहतजाजों का फैसला किया? नहीं, हमारा कोई अचानक एहतजाज नहीं है। हम पिछले 1 साल से कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। बीच में एक फ़ैसला हुआ था कि इस्तीफ़े दिए जाएं, लॉन्ग मार्च हो और इस निज़ाम से बाहर निकल जाएं, लेकिन उसमें 2 जमातें जो थीं उन्होंने साथ नहीं दिया। एक ने दिया था, बहरहाल वो भी अब PDM में शामिल नहीं है। उसके बाद अब फिर PDM अपना रास्ता तय कर रही है, जलसे भी कर रही है, रैलीज भी कर रही है। अब चूँकि जो कुछ पिछले तकरीबन 4 हफ्ते में हुआ है वो नाकाबिल यकीन है। आप पिछले जुमे को देखें, 30% कीमत घी की बढ़ गई है, 10% तेल पेट्रोल बढ़ गया है, 12% बिजली बढ़ गई है, अब गैस है ही नहीं। मुल्क में हर तरफ से परेशानी है। अब आम आदमी को अगर देखें, आम आदमी ज़िंदगी में क्या इस्तेमाल करता है? आटा है, दुगना हो गया है, चीनी है, दुगनी से ज़्यादा हो गई है, मुल्क के अंदर घी है, 300% घी बढ़ गया है, मुल्क में दालें हैं, 200% दालें बढ़ गई हैं, पत्ती बढ़ गई है, बिजली के रेट बढ़ गए हैं, गैस बढ़ गई है। ये तकालीफ है आज मुल्क की। आपके अगर इस तरह मईशत पर सियासत होती रहेगी, अगर तेल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही हैं, पाकिस्तान में भी बढ़ेंगी, रुपया गिर रहा है, बिजली भी महंगी होगी, और इंपोर्टेड फ्यूल अगर महंगा है तो उससे बनने वाली बिजली भी महंगी होगी। तो ये सारे के सारे मामला अगर ये तो फिर मईशत पर सियासत हो गई। ये हुकूमत के हाथ में कहाँ है कि वो इंटरनेशनल मार्केट में तेल बढ़ रहा हो, वो सब्सिडाइज करेंगे तो क्या वो दुरुस्त होगा? उससे मईशत खसारे में जाएगी। IMF से मुज़ाकरात चल रहे हैं, उनकी कंडीशन नहीं मानेंगे, IMF के प्रोग्राम से निकल गए, तो क्या वो दुरुस्त होगा? ये मेरी नाकामी है, ये हुकूमत की नाकामी है। हमारा काम है कि हुकूमत की नाकामी अवाम के सामने रखें कि चोरीशुदा इलेक्शन में जो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म आया था, जो गैर नुमाइंदा हुकूमत आई थी, उसने आपको ये तोहफे दिए हैं। आप आज देख लें, इंडिया में फूड इन्फ्लेशन 1% है, पाकिस्तान में 10.8% है। इसका कोई जवाब है? आज आप मुल्क में कोई शोबा देख लें, कोई पैमाना मईशत का देख लें, सब ज़वाल पजीर हैं। आपने खुद LNG के सारे मामले को देखा है। $8 अरब का नुकसान 3 साल में इस हुकूमत ने पाकिस्तान का कर दिया है। ये मैं आपको बड़ी एक कम रकम बता रहा हूँ। ये वो तबाही है जिसकी कीमत अवाम अदा कर रहे हैं। ये वो तकलीफ़ है जो इस हुकूमत ने अवाम को पहुँचाई है। मगर इसका कोई जवाब है? मगर भाई साहब, क्या मुझे बताएं, क्या आज मुल्क का मसला महंगाई है या DGISI की तैनाती है? मगर भाई साहब, 1 मिनट का काम होता है। तो भाई साहब, फिर ऐसे वक्त में आपको पता है कि आप पिछली दफ़ा भी हुकूमत तो नहीं गिरा सके थे, वैसे ही अदम इस्तेहकाम था, मुल्क में और अदम इस्तेहकाम हो गया था, फिर आप लोग वापस घरों को चले गए, हुकूमत घर नहीं गई। तो अब ऐसे वक्त में जब IMF से मुज़ाकरात चल रहे हों, बैरूनी एक्सटर्नल सेक्टर पर मामला बहुत ज़्यादा हसास है पाकिस्तान के लिए, अमेरिका की तरफ से जो बयान सामने आए, उसके बाद क्या ये बेहतर होगा कि पाकिस्तान अंदरूनी इंतशार का भी शिकार हो? 2 साल से भी कम का अरसा रह गया इलेक्शन में। जी 2 साल क्या, 2 घंटे भारी हैं मुल्क के ऊपर। इस हुकूमत का हर लम्हा भारी है। आप अगर हुकूमत होती इस मुल्क में, पार्लिमान का एहतराम होता, जमहूरियत होती, तो पार्लिमान में आके बात करते कि IMF से क्या मुश्किलात हैं आपको, अमेरिका आपको क्या कह रहा है। ये IMF अकेला काम नहीं करता, ये सारा पाकिस्तान और सारी दुनिया जानती है। जो आपकी खारजा पॉलिसी है उसके असर होता है IMF पर, IMF की कंडीशनलिटीज़ पर। आज आप खुशकिस्मत तस्वर कर रहे हैं कि अपने आप को कि ब्लैक लिस्ट में नहीं गए, अभी तक ग्रे लिस्ट पे कायम है। ये वो बातें हैं जो पार्लिमान की नज़र होनी चाहिए, ये वो बातें जो पार्लिमान में डिबेट होनी चाहिए। जब हुकूमत ना पार्लिमान का एहतराम करेगी, ना अपोजिशन का एहतराम करेगी, ना मुल्क में जमहूरियत की कदरों का एहतराम करेगी, तो फिर अफरा तफरी होगी। मगर भाई साहब, हमारा काम है भाई साहब, पिछली दफ़ा इस हुकूमत के फेल जी पिछली दफ़ा आप लोगों की उम्मीद थी कि हम एक प्रेशर क्रिएट करेंगे, महंगाई इतनी है, हुकूमत के इत्तेहादी भी उसका साथ छोड़ देंगे, उन पर भी दबाव पड़ेगा। नहीं हुआ। इस दफ़ा भी हुकूमत के इत्तेहादी उसके साथ खड़े हैं। आप अपोजिशन में, उस पीपल्स पार्टी भी साथ थी, अब वो नहीं है, वो अलग एहतजाज की बात कर रहे हैं। आप लोग वापस लॉन्ग मार्च से पीछे हटे थे, ज़्यादा लॉन्ग मार्च कर लेंगे, इस्तीफ़ों की
नौबत इस दफ़ा भी नहीं आनी है तो हुकूमत ने गिरना है नहीं। आप लोगों ने अगले इलेक्शन की तैयारी करनी है, ना पिछली दफ़ा गिरी थी ना अब गिरनी है, कोई लाएमल है नहीं आप लोगों के पास। आप ओपोजिशन करते नजर आएंगे, होगी नहीं आपसे। हमारा लाएमल हुकूमत गिराना सिर्फ नहीं है, हमारा लाएमल है कि मुल्क को शिफाफ इलेक्शन मिलें, मुल्क में आइन का एहतराम हो, मुल्क में जमहूरी कदरें हों, वरना इलेक्शन कराने का कोई मकसद नहीं है। हुकूमत गिर भी जाए फिर आप क्या करेंगे? फिर वही करेंगे जो माजी में होता रहा है, वही सौदे होंगे, वही गैर नुमाइंदा हुकूमतें आएंगी, वही अवाम तकलीफ़ में होंगे। आज PDM की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि हर शख्स, हर पाकिस्तानी अब सड़क पर जाए ये कहता है कि मेरी तकलीफ़ का ताल्लुक, मेरी महंगाई जो मैं फेस कर रहा हूँ उसका ताल्लुक 2018 के इलेक्शन की चोरी से है। ये PDM की कामयाबी है, मगर यही हमारी तहरीक है। मगर भाई साहब आज आप ये हुकूमत गिरा लें, हवस में यहाँ नहीं बैठे। अब भाई साहब क्योंकि आप तो खुद साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, आप आज हुकूमत गिरा लें, कल को आप आएंगे, कंडीशंस वही हैं, IMF का वही प्रोग्राम होगा, बिजली की कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा, इंटरनेशनल मार्केट में तेल बढ़ेगा, इजाफा करना पड़ेगा, तो आपको इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। जी, तो वो एक ऐसी हुकूमत होगी जिसके वज़रा चोर नहीं होंगे, जिसके वज़रा हर काम पर माल नहीं बना रहे होंगे, जिनको अवाम की तकलीफ़ होगी, जो दूसरों को गालियाँ नहीं निकालेंगे, जो जमहूरी कदरों की पासदारी करेंगे, जो पार्लिमान को चलाएंगे, जो पाकिस्तान के अवाम की तकलीफ़ को समझेंगे, उसको हल करने की कोशिश करेंगे। ये होती है हुकूमत। हुकूमत ये नहीं होती कि आज 12 दिन से पूरे मुल्क में तमाशा लगा हुआ है, फ़ौज की बदनामी हो रही है, जमहूरियत की बदनामी हो रही है, सिविल गवर्नमेंट की बदनामी हो रही है, अवाम तकलीफ़ में है और एक शख्स की अपॉइंटमेंट का मसला हल नहीं हो रहा। जो अब वो कह रहे हैं हल हो जाएगा, वो मुल्क के मामलात कहाँ तय करेंगे। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर ऑपोजिशन को ये उम्मीद है कि किसी भी तरीके से सिविल अस्करी ताल्लुकात बुरे होंगे, वो हल हो गया है, वो कह रहे हैं तैनाती का ऐलान भी हो जाएगा और मामला हल हो गया है। मैं तो सबसे बड़ा हामी हूँ कि सिविल और अस्करी ताल्लुकात आइन के मुताबिक रहें, उसके मुताबिक चलें। हमें उस मामले से कोई तवक्को नहीं है, हम किसी सौदे का हिस्सा नहीं है। हम तो अवाम की तकलीफ़ की बात कर रहे हैं कि आप अगर हुकूमत की प्रायोरिटी, जो हुकूमत एक DGISI नहीं लगा सकती, क्या वो IMF से मुज़ाकरात कर सकती है? क्या वो मुल्क के मामला तय कर सकती है? जो आज एक नैब के चेयरमैन को लगाने के लिए कानून बदलने पर तैयार है, जो अपनी चोरी छुपाने को तैयार है कानून बदल कर, उससे आप क्या तवक्को रखते हैं कि वो हुकूमत मुल्क के मसाइल हल करेगी? आपका फिर लाएमल है क्या? आप लोग बस ये अभी एहतजाज करेंगे, तय हो गया है कि इस्तीफे होंगे या फिर लॉन्ग मार्च होगा, क्या होगा? मैंने आपको बताया है ना, आज 75 रुपये का डॉलर एक इंडियन रुपया है, 85 का बांग्लादेश का है, 95 की अफ़गानी है और आज 2.5 रुपये रुपया गिर गया। इसकी क्या वजह है? हुकूमत बताए ना। ये वो मामलात हैं जो मुल्क के हर शख्स को आज इफ़ेक्ट कर रहे हैं। जब भी एक रुपया भी डॉलर के मुकाबले में गिरता है, महंगाई बढ़ती है। हम हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं। ये पहली हुकूमत है जिसके दौर में कॉटन भी इंपोर्ट हुई है, गंदम भी इंपोर्ट हुई है, चीनी भी इंपोर्ट हुई है। इसकी पॉलिसी की गलती की वजह से, इसकी पॉलिसी की करप्शन की वजह से ये सब मामलात पैदा हुए हैं। ये मामूली बातें नहीं हैं। आपने मुल्क को इतना पीछे कर दिया है कि कोई हुकूमत भी आए जो आज से काम करना शुरू करे, उसको कई साल दरकार होंगे हालात को बेहतर करने के लिए। बहुत शुक्रिया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे हम्माद अज़हर साहब, उनसे बात करेंगे नेपरा की रिपोर्ट्स के हवाले से, पावर सेक्टर के हवाले से जो सवालात उठ रहे हैं, सर्दियों में जो गैस का क्राइसिस हो सकता है उसके सवालात उठ रहे हैं। ब्रेक के बाद हम अपने प्रोग्राम में मुसलसल ये निशानदही करते रहे हैं कि LNG से सस्ती बिजली बनती है, मगर हुकूमत LNG से सस्ती बिजली पैदा करने के बजाय फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा कर रही है। जो LNG खरीद रही है वो भी देर करने की वजह से महंगी खरीद रही है। महंगी बिजली का बोझ अवाम पर डाला जाता है, नाअहलियों की कीमत अवाम को अदा करनी पड़ती है। मुल्क और कौम को अरबों रुपए का नुकसान होता है क्योंकि हुकूमत LNG से मुताल्लिक बर वक्त फैसले नहीं कर रही है। ताखीर से फैसलों की कीमत अवाम को अदा करनी पड़ रही है और फिर एफिशिएंट प्लांट्स को, सस्ते प्लांट्स को इस्तेमाल ना करने के ऊपर नेपरा भी बार बार आवाज़ उठाता रहा है। गुज़िश्ता साल सर्दियों में गैस का बहरान आया था, नदीम बाबर साहब मानने को तैयार नहीं थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, हम पर ज़ाती तनकीद की जाती। बाद में ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में भी वही हक़ाइक़ रखे गए कि कैसे बदइंतज़ामी की गई और किस तरीके से अवाम का नुकसान किया गया। अब एक दफ़ा फिर सवाल उठा है, हम सवाल भी उठाते रहे हैं और जो वज़ीर हैं हम्माद अज़हर साहब, उनको भी बुलाते रहे। 27 दफ़ा हमने उनको इनवाइट किया, 28वीं दफ़ा कल इनवाइट किया, मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। आज द न्यूज़ में एक आर्टिकल छपा तो हम्माद अज़हर साहब ने ट्वीट किया कि मिस्टर खानज़ादा, इट्स नॉट द नेपरा रिपोर्ट दैट रेजेस क्वेश्चंस बट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनर्जी सेक्टर, यानी कि नेपरा रिपोर्ट नहीं है जो सवाल उठाती है, बल्कि आपकी जो समझ बूझ है खानज़ादा वो सवाल उठाती है। उसके बाद उन्होंने प्रोग्राम में आने की हामी भी भरी। हमारे साथ हम्माद अज़हर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। हम्माद साहब,
आपने कहा कि नेपरा रिपोर्ट नहीं सवाल उठाती है, और एक तो ट्वीट करने का शुक्रिया द न्यूज़ की रिपोर्ट, मगर साथ साथ में क्योंकि एक तो जो एनुअल रिपोर्ट है नेपरा की वो है, मगर आपने जून में दावा किया था कि अब फर्नेस ऑयल से हम और ज़्यादा कम बिजली पैदा करेंगे, अपना 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बताते हुए। उसके बाद नेपरा की मैं मंथली रिपोर्ट्स आपके सामने रख देता हूं। जून ही के लिए नेपरा कहता है और आप के हम बार बार तफसीलात मांग रहे हैं, बार बार वजूहात मांग रहे हैं कि क्यों सस्ते प्लांट्स की जगह महंगे प्लांट्स को चलाया जाता है, और 18.3 अरब रुपए की बिजली महंगे प्लांट से पैदा की गई। फिर जुलाई में कहता है कि 29.9 अरब रुपए की महंगी बिजली महंगे प्लांट से पैदा की गई। फिर नेपरा अगस्त के लिए कहता है कि 30.1 अरब रुपए की जो बिजली है वो महंगे प्लांट से पैदा की गई सस्ते प्लांट्स की जगह। यानी जिस महीने में आपने जून में दावा किया था कि आइंदा फर्नेस ऑयल से कम बिजली पैदा होगी, नेपरा की जून जुलाई अगस्त की रिपोर्ट कह रही है कि उसमें उल्टा इजाफा हो गया, फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करने में 100% का इजाफा हो गया। तो ये क्या हकाइक गलत हैं? अच्छा, सबसे पहले तो जो आपने कहा कि जी आपने मुझे 27 मरतबा बुलाया, मैं आपके शो में पहले आता भी रहा हूँ और 1-on-1 आपके साथ शोज़ भी किए हैं, लेकिन जब भी आप कोई हकाइक गलत बताएं, और अमूमन कभी कभी हो भी जाता है आपसे, मैंने प्रोग्राम में देखा है, तो मेरे पास क्योंकि एक ही चैनल और एक ही शो नहीं है कि मैं बार बार आके हर चैनल में और हर शो में बैठ के आपके हकाइक दुरुस्त करूँ। तो ये जो आज आपने अभी बात की और नेपरा की रिपोर्ट की है, इसमें भी एक बड़ी सादा सी बात है, और वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। जुमे के रोज़ आपने मेरी गैर मौजूदगी में कहा कि हुकूमत ने क्योंकि बर वक्त LNG हासिल नहीं की है, बट आपको बुला के कहा आउट ऑफ मेरिट ऑर्डर फर्नेस ऑयल प्लांट्स चलाए। ये भी बता दीजिए, सुन ले आप मेरी नहीं, बात, आप तफसीली जवाब दे दिए, मगर आपको बुलाया था आपने जवाब नहीं दिया। जी 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 जी, मुझे तो आप रोज़ बुलाते हैं, आपके कोऑर्डिनेटर का मुझे रोज़ मैसेज आता है, पर मैं रोज़ आपके प्रोग्राम में आपकी दुरुस्तगी करने तो नहीं ना आ सकता। सहाफ़ती जिम्मेदारी है, आ जाएगा। तो आपने अच्छा आप सुन लेना, आपने तो मेरे बगैर प्रोग्राम भी कर लिया, अखबार में आर्टिकल भी 1 साइडेड लिख लिया, तो अब मेरी भी मैंने नहीं लिखा है ना, क्योंकि जितने आपने हकाइक बयान किए हैं, मैं आज ये साबित करूंगा कि वो ना सिर्फ हकाइक गलत हैं बल्कि बिल्कुल उसके बरक्स बात है। सबसे पहले तो आपने कहा कि जी फर्नेस ऑयल प्लांट्स जो हैं वो चलाए गए, एफिशिएंट प्लांट्स को छोड़ा गया और बर वक्त LNG परचेज नहीं की गई इसकी वजह से। तो आए डेटा देख लेते हैं। डेटा के मुताबिक जो फर्नेस ऑयल प्लांट्स इस साल चले हैं वो मेरिट ऑर्डर के मुताबिक चले हैं, और मेरिट ऑर्डर से जो उनकी डिविएशन है, यानी कि वो अपनी बारी से जो हट के चले हैं, उसकी शरह 1% से भी कम है। यानी कि वो जितने प्लांट्स चले हैं वो अपने मेरिट ऑर्डर से चले हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर LNG बर वक्त ली गई थी, LNG भी बर वक्त ली गई थी। पिछले साल की बनिस्बत अभी तक अक्टूबर एंड तक पिछले साल 92 कार्गोज थे, इस साल 112 कार्गोज जो हैं वो ऑलरेडी परचेज कर लिए गए हैं। इस साल LNG से जो बिजली बनी है वो पिछले साल की बनिस्बत 11% ज़्यादा है। तो पहले तो आप ये बात समझ लें। उसी प्रोग्राम में आपने एक और बड़ी अजीब सी बात की, और आपके ये आर्टिकल में भी लिखा हुआ था। आपने कहा कि क्योंकि 21% से 18% पे शरह आ गई है LNG से बिजली प्रोड्यूस करने की, तो इसका मतलब है कि बिजली कम बनी होगी LNG से। हालांकि ये तो एक सिंपल हिसाब की बात है कि भाई उसकी वजह ज़रूरी नहीं कि ये हो कि LNG की कम हो गई है, उसकी वजह कोई और भी हो सकती है कि नॉन LNG के जो बिजली घर हैं उनकी तादाद बढ़ गई है। और यही हुआ जून से ऑनवर्ड जो आपकी न्यूक्लियर डिस्पैचेस हैं, न्यूक्लियर प्लांट से जो डिस्पैच हुए हैं, उनकी तादाद जो है वो दुगनी हो गई है पिछले साल से। और फर्नेस ऑयल क्यों ज़्यादा लगा, उसकी वजह यह है, फर्नेस ऑयल जितना ज़्यादा लगा वो नून लीग के दौर से आज भी आधे से कम लग रहा है। और वो क्यों ज़्यादा लगा, वो मेरिट ऑर्डर के मुताबिक, अपनी बारी के मुताबिक, सिर्फ ज़रूरत के तहत ज़्यादा लगा, और इस वजह से लगा कि हमारे डैम्स में पानी कम था, तो इसलिए उनका मेरिट ऑर्डर जल्दी आ गया, वरना वो थोड़ा लेट आता है। अब आपने नेपरा की बात की, तो उस पर भी सुन लें। ये जो नेपरा की बुनियाद पे आपने, आपके अखबार ने भी लिखा और जिसकी शायद बुनियाद पे आपने शो किया, और उस वक्त शो में तो आपने नेपरा की रिपोर्ट का जिक्र नहीं किया, लेकिन अगर आपने नेपरा की ऊपर ये शो करना था तो आप किसी से पूछ लेते कि ये जो नेपरा जिस मेरिट ऑर्डर की डिविएशन की बात कर रहा है, क्या उसका RLNG से ताल्लुक़ भी है? उसका RLNG से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो हम लोड बैलेंसिंग के लिए, वोल्टेज की बैलेंसिंग के लिए, फ्रीक्वेंसी की बैलेंसिंग के लिए हम आउट ऑफ मेरिट ऑर्डर चलाते हैं, वो भी लेस देन 1%, वो ग्रिड कोड भी अलाउ करता है। ये उसके तहत ये जो थी ये रिपोर्ट उसके अंदर जिक्र किया था, और ये आज से नहीं हो रहा, ये 3 साल से पावर डिवीज़न का और नेपरा का आपस में एक डिस्प्यूट चल रहा है, क्योंकि वो एक जुडिशल फोरम है, वहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है, जिसके तहत हम कह रहे हैं कि ये ग्रिड कोड में अलाउड है, नेपरा एक्ट में अलाउड है, और वो कहता है कि नहीं, लेकिन इसका RLNG से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, आपने कहा कि परसेंटेज टर्म्स में हुआ है, मैं एब्सोल्यूट टर्म्स में भी बता देता हूँ कि जुलाई में 3138 गीगावाट आवर आपने पैदा की थी LNG से बिजली, अगस्त में 2896 की है, 250 गीगावाट आवर कम की है। नेपरा के नंबर्स हैं, आप चेक कर लीजिएगा। दूसरा, आपने कहा कि नेपरा ऐसी कोई बात नहीं कहता। जब नेपरा की अगस्त की हियरिंग हुई है उसमें NPCC के नुमाइंदे ने कहा कि हमने 1000 MMCFD LNG मांगी थी, हमें 671 MMCFD LNG दी गई है, और इसको फिर हेड ऑफ नेपराज मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट जो विंग है मिस्टर खावर,
उन्होंने भी कहा कि जी पूरी तरीके से नहीं दी गई है, जिसकी वजह से 1.3 अरब रुपए का नुकसान होगा अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ एफिशिएंट प्लांट्स और 1.9 अरब रुपए का नुकसान होगा मेरिट ऑर्डर की खिलाफवर्जी का। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये कि पहले तो आप ये माने ना कि जो आपने पहले नेपरा वाली बात की वो गलत थी, उसका आरएलएनजी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो लोड बैलेंसिंग के लिए क्यों मानूं? नेपरा को तो कोट कर रहा हूं के साथ जो आउट ऑफ मेरिट तो नेपरा क्यों नहीं मान रहा ये बात? भाई नेपरा मानेगा ना, मैं क्यों मानूं? नेपरा ने आज तक आरएलएनजी के अकाउंट पे कोई पैसे डिडक्ट नहीं किए मेरिट ऑर्डर की वायलेशन की वजह से टिल दिस डेट पाकिस्तान की तरफ। नेपरा के एनुअल रिपोर्ट कोट कर देता हूं आपको। नेपरा अपनी एनुअल रिपोर्ट में लिख रहा है। कोई बात नहीं, अगर गलती हो जाती है मान लेना चाहिए। आगे चलते हैं। हमारे साथ अगर फैक्ट नहीं है आपके पास तो इट्स ओके। नेपरा की रिपोर्ट कह रही है, पढ़ के सुना रहा हूं, नहीं सुनना चाहते नहीं सुनाऊंगा। भाई नेपरा की रिपोर्ट जो कह रही है वो वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से कह रही है कि 1% आपने कम मेरिट ऑर्डर से वायलेट किया, सिर्फ 1%। उसका आरएलएनजी से कोई ताल्लुक नहीं, जिसका आपने समाअत के दौरान अपने जुम्मे के शो में समाअत के दौरान नेपरा के आरएलएनजी की वजह से ये हुआ है। तो काइंडली इसको जरा ठीक रखें आप अपनी जो समाअत के दौरान लाइन और लेंथ है आपने भाई लाइन और लेंथ क्या ठीक करनी है? समाअत के दौरान नेपरा के मेंबर ने कहा कि मैगी एलएनजी की वजह से वायलेट हुआ। मैंने कहा आपने इनएफिशिएंट प्लांट चलाया, जो कि नेपरा भी कह रहा है। और समाअत के दौरान ये वाला जुमला तो सुन ले, ये वाला जुमला सुन ले। समाअत के दौरान नेपरा हुक्काम ने कहा कि महंगी एलएनजी की वजह से दी है ना, पहले महंगी एलएनजी की वजह से सार्फिन पर 9 अरब 60 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। नेपरा ने कहा, मैंने नहीं कहा। अच्छा, मैं अब आपकी बात करूँ, ये नेपरा ने नहीं कहा, ये एनपीसीसी ने कहा था और नेपरा ने उसकी बात को रद्द कर दिया। ये फाइनल डिसीजन आया, ये नेपरा हुक्काम को कोट हुआ है। एनपीसीसी ने कहा था हमें जरूरत के मुताबिक नहीं मिली। नेपरा ने उन्होंने कहा कि वक्त पे फैसले ना करने की वजह से नुकसान हुआ। आगे सुन लेना, आगे सुन लें। मेरी 2 मिनट अगर आप मुझे दें तो मैं आपको बता दूंगा कि आप क्या बुनियादी बातें गलत। जी बोलिए। आपकी तसल्ली हो जाएगी अगर आप मुझे बात तो करने देना। बोलिए। नेपरा के आगे ये कंटेंशन जब रखा गया कि 40 अरब की जो फ्यूल की कंजम्पशन हुई है अगस्त में एलएनजी की, उसमें 50 करोड़ रुपया बचाया जा सकता था कि अगर एलएनजी की जाए उसके अंदर प्रॉपर मेरिट ऑर्डर को फॉलो किया जाए। तो नेपरा ने इसको रद्द कर दिया। नेपरा की जो डिसीजन आया है फाइनल, उसके अंदर ये क्वांटम विद हेल्ड नहीं है। दूसरी बात मैं आपको एक और बताता चलूँ कि जिस तरह इसका ये मतलब नहीं है कि अगर 1000 मांगा था और 700 मांगा था तो पीछे से एलएनजी पूरी नहीं थी या बर वक्त खरीदी नहीं गई, जैसा कि आपने जुम्मे में अपने प्रोग्राम में कहा। एलएनजी पूरी खरीदी गई थी, 11, 12 और 13 कार्गोज खरीदे गए थे इन 3 और 4 महीनों में जो पीक टर्म के थे। आपको शायद मैं ये बताना चाहूँगा, शायद आपके पहले ये इल्म में नहीं है, बड़े नहायत अदब के साथ, कि जिस तरह पावर का डिस्पैच ऑर्डर होता है इसी तरह सुई कंपनीज का भी हुकूमत ने डिस्पैच ऑर्डर तयन किया हुआ है जो कानून के अंदर दर्ज है। उसके अंदर पावर अकेला गाहक नहीं है एलएनजी का, एक्सपोर्ट सेक्टर को भी एलएनजी जाती है, फर्टिलाइजर को भी एलएनजी जाती है, सीएनजी को भी एलएनजी जाती है, और ये सारे मिला के इनको रैशन किया जाता है। और एक्सपोर्ट सेक्टर का और पावर सेक्टर का प्रायोरिटी ऑर्डर एग्जैक्टली बराबर है। जिस तरह आप ये कह रहे हैं ना कि जी क्योंकि पावर सेक्टर को पूरी बिजली नहीं मिली तो लो जी एलएनजी पीछे से सही ऑर्डर नहीं की, हुकूमत ने जी बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, इतने 100 अरब का नुकसान हो गया, लो जी शो खत्म हो गया। ऐसे बात नहीं है। मतलब मैं आपको फिर की वायलेशन हुई है। मैं आपको एलएनजी प्लांट्स भी पिछले साल से 11% ज्यादा चले हैं। आपको नेपरा बात कर रहा है वो एलएनजी की बात नहीं कर रहा, जो आपने जब वोल्टेज फ्लक्चुएशन को रिड्यूस करने के लिए जो आउट ऑफ मेरिट ऑर्डर प्लांट चलाए जाते हैं। मैं आपको अब नेपरा की अब सुनिएगा, नेपरा की रिपोर्ट थी तो आपको ये शो नहीं करना चाहिए। ये बुनियादी बात आपको नेपरा को समझानी चाहिए। हमारे साथ अगर आपने सवाल नहीं सुना है, नहीं कुछ साबित नहीं किया, आपने मान जाए इसमें जिद में आने वाली क्या बात, आपने कुछ साबित नहीं किया। क्योंकि नेपरा की जो स्टेट ऑफ द इंडस्ट्री रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि नेपरा पूरे साल सिस्टम ऑपरेटर कहता रहा कि वो अपनी डिमांड पहले बता देता है मगर फिर भी मतलूबा मिकदार में उसको एलएनजी नहीं मिलती। या तो एलएनजी प्लांट्स इस्तेमाल नहीं होते या फिर कम इस्तेमाल होते हैं। और एलएनजी की कमी से ना सिर्फ लोड शेडिंग होती है बल्कि फर्नेस ऑयल और हाई स्पीड डीजल से महंगी बिजली पैदा होती है जिसकी कीमत आवाम को अदा करनी पड़ती है। नेपरा स्टेट ऑफ द इंडस्ट्री रिपोर्ट। जी। अब आपने बात खत्म कर ली अपनी, मैं इसका जवाब दूं, देना भी शुरू करें। ये मैं आपकी स्क्रीन पे लगा रहा हूँ कि जो मेरिट ऑर्डर है जिसे सुई कंपनीज फॉलो करती हैं, ये कानून का हिस्सा है पाकिस्तान के, और ये वो डिमांड है जो पावर सेक्टर प्लेस करता है और इसके अगेंस्ट अपने मेरिट ऑर्डर के मुताबिक सुई कंपनीज जो हैं वो एलएनजी जो हैं उसको भेजती हैं। इन दोनों के अंदर महीनों के अंदर कोई फ़र्क नहीं है सवाए जो पीक सीज़न के महीने हैं, और उसमें मैंने आपको बता दिया कि वो अगर सुई कंपनीज मुकम्मल एलएनजी यानी कि जो 1200 MMCFT वो मंगा रही हैं जिससे वो ज़्यादा नहीं मंगा सकती, अगर वो सारी की सारी पावर सेक्टर को दे दें तो एक्सपोर्ट सेक्टर भी बंद हो जाएगा, आपके 2 फर्टिलाइजर के प्लांट भी बंद हो जाएंगे, आपका सीएनजी सेक्टर भी बंद हो जाएगा और आपके चंद सीमेंट प्लांट्स भी बंद। तो हमारे साहब उसमें तो आपकी इसका ये मतलब नहीं है कि इसके अगेंस्ट को
कि नाज़रीन जरा स्क्रीन पे देख रहे हैं, नेपरा ने बिल्कुल ये नहीं कहा, इसमें तो मसला एक और इनकॉम्पिटेंस का है। छोड़े मेरी बात सुने पहले, आप नेपरा ने यही कहा है, रिपोर्ट नाज़रीन जाके देख लें, मैं नाज़रीन को पॉइंट भी बता देता हूं, 2.3.17 पॉइंट है जिसपे नेपरा ने लिखा हुआ है कि साल में बार बार बताया जाता है, फिर भी एलएनजी का इंतजाम नहीं किया जाता है। अगस्त की हेयरिंग है जिसमें कहा गया कि जी डिमांड थी 1000 MMCFD की, दी गई 671 MMCFD। फिर नेपरा ही कह रहा है कि जिसकी वजह से सस्ते प्लांट्स की जगह महंगे प्लांट्स चल रहे हैं, उसका नुकसान हो रहा है। नेपरा ही जून, जुलाई और अगस्त की रिपोर्ट्स में कह रहा है कि आपने 3 महीने में 80 अरब रुपए के महंगे प्लांट्स चलाए हैं जिसका बोझ अवाम पर पड़ रहा है। ये सब नेपरा कह रहा है। अगर आपने नहीं देखी रिपोर्ट्स तो आप देख लें, मैं ब्रेक ले लेता हूं, बाद में फिर बात कर लेता हूं। मैंने आपको कहा कि जो मेरिट ऑर्डर की वायलेशन हुई है वो एक, यार सुन भी लिया करें ना बात, आपने तो रोजाना यहाँ पे शो करना है इतने 100 अरब का नुकसान। बाय द वे जितने 100 अरब का आप नुकसान गिनवा चुके हैं पिछले 3 साल में, उतनी तो पाकिस्तान की पूरी जीडीपी नहीं है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट देख लीजिएगा, पिछले साल भी यही कहते थे वफाकी वज़रा, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट देख लीजिएगा, उन्होंने इंडोर्स किया है हमारी बातों को। शाहजेब का नहीं, आपने क्यों कह दिया, क्योंकि पिछले साल नदीम बाबर भी ये कहते थे, मैं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पढ़ देता हूं। जब आपको लाइव टीवी पे नहीं, ये नहीं हो सकता ना माजर साहब कि आप एक पर्सनल अटैक करेंगे और मैं फैक्ट से जवाब नहीं दूंगा। ये हो नहीं सकता ना, आप या तो जवाब देने आए तो फिर जवाब दे दें, अगर आप अटैक करेंगे तो सुन ले। आप सुन ले, पिछले साल नेपरा ने आज तक पाकिस्तान की तारीख में आरएलएनजी के ऊपर कोई फंड्स विदहेल्ड नहीं किए, ना जुर्माना किया, ना ये कहा कि आपने मेरिट ऑर्डर की वायलेशन की है। ये जो आप नेपरा की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं ये लोड बैलेंसिंग के हवाले से नेपरा ने ये लिखा है कि आप उन्हें सेटिस्फाई क्यों नहीं कर पाए हैं, बार-बार पूछने के बावजूद। वो जून में भी यही लिख रहे हैं कि हम बार-बार पूछ चुके हैं, जुलाई में भी लिख रहे हैं बार-बार पूछ चुके हैं, अगस्त में भी लिख रहे हैं बार-बार पूछ चुके हैं, तो उनको सेटिस्फाई करेगा कि 80 अरब रुपए के क्यों चलाए। जवाब दे दूं, मैं आपको सेटिस्फाई करता हूं। ये जो बहस है ना जो नेपरा के साथ चल रही है, इसका ताल्लुक आरएलएनजी के साथ नहीं है। मैं चौथी दफा कह रहा हूं, इसका ताल्लुक है कि जब वोल्टेज फ्लक्चुएशन होती है बड़े शहरों में तो उनके करीब बड़े प्लांट्स जिसमें फर्नेस ऑयल के भी हो सकते हैं, आरएलएनजी के, बाय द वे आरएलएनजी के प्लांट भी मेरिट ऑर्डर के बगैर चलते हैं कभी कभी। जब वो चलते हैं तो उनके ऊपर नेपरा जो है वो टैरिफ डिसअलाउ करता है हमें। और हमारा 3 साल से ये कंटेंशन है कि लोड बैलेंसिंग जो है, यानी वोल्टेज फ्लक्चुएशन को एड्रेस करना और फ्रीक्वेंसी को बराबर करना, ये ग्रिड कोड भी अलाउ करता है और नेपरा का एक्ट भी अलाउ करता है, अगर ये 1% से कम सतह पे हो, और ये 1% से कम सतह पे ही है। और मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला इसका फैसला जल्दी आएगा, हमारे हक में आएगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन आपने जो बात की ना, जो आपने जुम्मे वाले दिन अब आपने कह दिया ना, अब आपने कह दिया, अब मैं चैलेंज से कहता हूं कि एक ऐसा हकायक ऐसा नहीं है कि जो दुरुस्त हो शाहजेब। तो आप नेपरा से कहिए ना हमारी तरदीद कर दे। मैं नेपरा की रिपोर्ट कोट कर रहा हूं, या तो आप नेपरा को कन्फ्रंट कर लें या फिर नेपरा से कहते कि आपकी तरदीद कर दे कि मैंने जो पॉइंट्स कहे हैं वो नेपरा को कोट किए बगैर कहे। मगर एक और बात भी सुन लें, ये आपने कहा ना कि मैं 2 साल से ये बात कर रहा हूं, पिछले साल हमने दिसंबर में किया, नदीम बाबर भी आप वाली बातें करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, इतने अग्रेसिव होते थे। अब सुन लें ऑडिटर जनरल ने क्या लिखा है। ऑडिटर जनरल ने पिछले दिसंबर के बारे में लिखा है कि इंतजामिया ने मुल्क में सर्दियों में गैस की डिमांड बढ़ने के तारीखी रुझान को मद्देनजर नहीं रखा और साथ बैनुल-अक़वामी मार्केट में एलएनजी की कीमतों में इजाफे के रुझान पर नजर रखने में भी नाकाम हुई, क्योंकि कीमतें जुलाई से अक्टूबर 2020 में मुसलसल बढ़ी। कमजोर प्लानिंग, मैं आ रहा हूं आपके दिसंबर पे भी आ रहा हूं, बट आपने माजी की बात की थी तो क्लियर कर दूं। पिछला दिसंबर भी आप ही की पार्टी का था, हौसला रखे सुनने का। आपने क्लेम किया पिछला दिसंबर भी आप ही की पार्टी का था, हौसला रखे सुनने का। तो ऑडिटर जनरल लिखता है कि कमजोर प्लानिंग और गलत फैसलों के नतीजे में क्लेम किया एलएनजी एक क्लेम पे कायम हूं। आपने कहा हमने उस पे आ रहा हूं कि आपने बर वक्त नहीं मंगाई, उस पे भी आ रहा हूं। कहा कि एलएनजी से कम बिजली बनी, बिल्कुल एक बात पर कायम हूं, आपने पिछले साल की बात की थी ना कि एलएनजी, तो एक्ट कोट किया, ऑडिटर जनरल ने लिखा कमजोर प्लानिंग और गलत फैसलों के नतीजे में देर से एलएनजी टेंडर किए गए और इस वजह से महंगे दामों एलएनजी खरीदी गई और 7.7 अरब रुपए का सिर्फ दिसंबर 2020 में नुकसान किया गया। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट कह रही है पिछले साल ऐसी ही बातें किया करते थे नदीम बाबर साहब। ना हमाद साहब, अब मैं आता हूं इस बात पर, अब मैं आ जाता हूं, आप साहब को छोड़ दें, नदीम बाबर साहब को आप छोड़ दें। अगले साल कोई और मिनिस्टर होगा वो ऐसी बातें कर रहा होगा। वजीर आजम बार-बार मिनिस्टर बदल देते हैं आपकी वजारत में, तो इसलिए मैंने कहा मैं रिकॉर्ड पर ले आऊं, वो भी फिर आपको डिसोन कर रहा हूं। आपने मुझे अपने गलत हकाइक की डिफेंस के लिए बुलाया है या मैं अपनी? हाँ, मैंने आपको आपके गलत हकाइक की डिफेंस के लिए बुलाया है। मेरा ख्याल है कि आप अलहदा अकेले बैठ के शो तो कर लेते हैं, कट पेस्ट कॉपी भी कर लेते हैं। आया करें ना, आपको हमेशा लाइव बुलाते हैं, आया करें, ऐसे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? आपको रोजाना हर दफा लाइव बुलाते हैं। रोज आके आपको नहीं ट्यूशन, तो रोज क्या भाई, 80 दफा आपको बुलाया है, 4 दफा आए हैं, 80 दफा आपको दुरुस्तगी अगर करनी होती तो आप आ गए होते। दूसरों के प्रोग्राम में जाके मुझ पर अटैक कर रहे होते, दूसरों के प्रोग्राम में जाके आप मुझ पर अटैक कर रहे होते हैं, आके खुद डिफेंड क्या करें ना, हिम्मत क्या करें। जी अमा साहब,
आपकी तरफ आ जाते हैं। सर्दियों में क्राइसिस आने वाला है। अभी भी आवाज, मैंने तो आपको बोलने का मौका दिया था, आप चीख रहे हैं। अरे यारी है, मैंने अब दिसंबर में क्राइसिस नहीं आएगा। आपने 14 कार्गो अरेंज करने थे, ना 4 दिसंबर में आए ना 4 जनवरी में आए। कि वो इतनी ऊंची बोल रहे हैं शाहजेब साहब के वो उनका माइक ही खराब हो गया। आवाज नहीं जा रही मतलब? हमारा साहब को आवाज आ रही है? मुझे मेरी टीम बता रही है कि आवाज आ रही है। अब आपकी आवाज आ रही है जी। अच्छा जी, सबसे पहले सर्दियों में क्राइसिस आएगा हमाजर साहब। 4 फिर बोलना शुरू हो गए यार, कमाल है। मुझे आप बोलने नहीं, आपने तो कहा था कि आप किस पे बात करो, आप मुझे बोलने नहीं, आपसे डरता तो मैं हकाइक अवाम के सामने ना रखता और आपको रोजाना ना बुला रहा होता। आप डरते हैं, आप आते नहीं है। दुरुस्तगी करो इन हकाइक की। यही तो मसला है, यहीं आके कर लिया करें, क्योंकि वहां आप गलत बयानी करते हैं। बात करें तो मिफ्ता इस्माइल के शो पे 1-on-1 आपके साथ आया हूं मैं, जब भी आपके पास आया हूं। चलिए ना, मिफ्ता साहब के साथ आने को तैयार हो जाते हैं, हमारा भी सामना कर लिया करें आपने। अच्छा जी, एक ही बात है, आगे चलते हैं जी। आपने कहा कि फर्नेस ऑयल के प्लांट हमने आउट ऑफ मेरिट ऑर्डर चलाए हैं। मैंने आपको साबित कर दिया कि 99% से ज़्यादा वो मेरिट पे चले हैं। आपने कहा कि हमने एलएनजी बर वक्त परचेज नहीं की। मैंने साबित कर दिया फिगर्स के साथ कि हमने एलएनजी जो है कुछ साबित नहीं किया, बर वक्त परचेज की, बल्कि पिछले साल से ज़्यादा परचेज की। आपने ये कहा जिद में आके कि नेपरा की रिपोर्ट जो है वो ये कह रही है, हालांकि नेपरा की रिपोर्ट का आरएलएनजी के प्लांट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो वोल्टेज बैलेंसिंग की बात कर रहा है और उसका 3 साल पढ़ के बता दिया एग्जैक्ट वर्ड्स। इस सारे के बावजूद आपने हिसाब किताब भी गलत किया। आपने कहा क्योंकि 21% से एलएनजी 18% पे आ गई, इसलिए एलएनजी कम चली। मैंने आपको एब्सोल्यूट नंबर में भी बता दिया, गलत साबित कर दिया। कैसे गलत साबित कर दिया? मैंने एब्सोल्यूट नंबर में बता दिया कि जुलाई में आपने पैदा की है 11%। जुलाई और अगस्त के नंबर में फर्क है। जुलाई में आपने पैदा की है 3138 गीगावाट आवर और अगस्त में आपने 2896 गीगावाट आवर पैदा की है, तो आपने कम पैदा की है। अब फर्नेस ऑयल डबल कर दिया, हालांकि जून में कहा था कम कर देंगे। मैं नंबर खुद तो देख ले अपने मेरिट ऑर्डर पे। अच्छा, एक दफा नीचे देखिए, आपके पास नंबर्स होंगे, नीचे देखिए। ज्यादा आई है इस दफा और आपके डैम्स में पानी कम था, वो कोई आउट ऑफ टर्न नहीं चला। अब आपने कहा जी एलएनजी प्लांट्स कम चले, मैं उसका भी डेटा लेके आया हूँ। पिछले साल जुलाई से सितंबर में, यही पीक सीजन होता है ना, जुलाई से एंड अगस्त, यानी जुलाई से सितंबर, 8.8 अरब यूनिट बने एलएनजी प्लांट से आरएलएनजी के जरिए। इस साल जुलाई से सितंबर में 8.6 अरब यूनिट बने एलएनजी प्लांट से, और जो 2 लाख यूनिट का जो फर्क है वो इस वजह से है कि कुछ देर हमने ड्राई डॉकिंग जब हो रही थी तो आरएलएनजी के बजाय लोकल गैस पे चलाए अपने आरएलएनजी प्लांट्स। अगर उस लोकल गैस को डाल लें तो उन यूनिट्स की अकाउंटिंग लोकल गैस वाली साइड पे हो रही है, तो इस साल यूनिट भी ज्यादा होंगे। और मैंने आपको पहले बता दिया कि पिछला साल कोरोना था, 11% ज्यादा पिछला साल कोरोना था और लो डिमांड मंथ्स थे। अगस्त में और सितंबर में तो आपने एलएनजी मंगाई नहीं थी, पिछला भी ले। और इस साल इसमें क्या बात है? इस साल मुझे ये बता दें कि सर्दियों में आपने टेंडर किए हैं, नहीं आए हैं, और आप कह रहे हैं हमारी जबरदस्त कारकर्दगी है। अच्छा, आप सर्दियों पे आ गए। पहले मैं आज आपके शो पे आया हूं, सर्दियों का भी मैं आपको जवाब दूंगा। मुझे पता है कि आप एलएनजी के ऊपर आप एक नैरेटिव चलाते हैं, कैंपेन चलाते हैं। आपने जितना पर्सनल होना है हो जाए, मगर फैक्ट्स के जवाब दे दें। मैं आपके सामने फैक्ट्स रखता हूं, आप पर्सनल हो जाते हैं। जितना पर्सनल होना है हो गई तो उस पे शो हो गया, इतने 100 अरब का नुकसान हो गया। तो अब आगे तो भेजा करें ना अपने नुमाइंदों को, आया करें ना खुद कन्फ्रंट करने के लिए। मैं आज आपके शो में आया हूं, मैंने आपको कहा था कि जुम्मे वाले दिन जो आपने शो किया, उसके बाद आपके अखबार द न्यूज में जो एक आर्टिकल, तो जुम्मे वाले दिन मैंने सर्दियों की बात नहीं की थी क्या? नेपरा की रिपोर्ट की रिसर्च किए बगैर आपने उसको गलत जगह पे कोट किया। मैंने आज सारे हकायक आपके व्यूअर्स के सामने साबित किए हैं डेटा के साथ। नजर आ गया व्यूअर्स को कौन हकायक पे बात कर रहा है? ये अकेला शो नहीं है, मैं शाहजेब आपके अपने हकायक हैं। मैं नेपरा की रिपोर्ट बता रहा हूं, आपके अपने हकायक हैं। मेरे नेपरा की रिपोर्ट हर शो में आके आपको बार-बार नहीं समझा सकता, क्योंकि एक शो नहीं है सारी दुनिया में, एक चैनल नहीं है, बहुत सारे शोज हैं और बहुत सारे चैनल्स हैं। कुछ आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप हकायक आपको एक शो की पता नहीं ज्यादा क्यों होती है, मगर ऑब्जेक्टिवली आप आगे सारी रिसर्च ठीक है हमारी, वरना बुरा ना मनाएं। सारी ठीक है, आपको बुरा नहीं मनाना चाहिए। एजिटेट हो गए हैं आप, बुरा ना मनाएं। नजर आ रहा है कौन एजिटेट हो रहा है। हकायक मैंने दुरुस्त किए हैं, उसको आप तस्लीम करें। हमारे साहब आपके सारे हकायक मैंने दुरुस्त कर दिए। अब मुझे सर्दियों का बता दें, क्योंकि मैंने जुम्मे के शो में सर्दियों की भी बात की थी। आप दुरुस्त कर जी, क्योंकि मैंने सारा का सारा वो बताया जो नेपरा के मैंने एग्जैक्ट वर्ड्स बताए, कोट एंड कोट मैंने वो बताया है जो कि नेपरा ने कहा है, कोट एंड कोट। आपके अपने हकायक हैं, नेपरा से जाके कंप्लेंट कीजिएगा कि ये रिपोर्ट में आपने जो लिखा है इसको डिलीट कर दें। अगर नेपरा डिलीट कर देगा हम बता देंगे कि जी हमारे साहब के कहने पर नेपरा ने डिलीट कर दिया। अखबार में खबर आती है कि जी सैलाब आ गया, तो क्या शाहजेब खानजादा ये समझेगा कि मेरे घर के पास सैलाब आ गया? भाई वो नेपरा बात कोई और कर रहा है, तुमने उसको मिला दिया किसी और बात से, और पूरा शो करके पता नहीं कितने 100 अरब का नुकसान। आपसे वो को खुदा का खौफ करो, आपको गुस्सा आ रहा है, आप आपसे तुम पर आ गए। तुम्हारे सामने ऑफिशियल रिपोर्ट्स ला रहा हूं, ये आपकी अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट्स है ना। मैं नेपरा की रिपोर्ट रख रहा हूं जो रेगुलेटर है, ये वैसे ही है
कि स्टेट बैंक आज शरह सूद बढ़ा दे, मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंस करे, मैं आपके सामने स्टेट बैंक की रिपोर्ट रखूं, आपका नहीं, मैं आपके सामने दूसरी रिपोर्ट लाके रख रहा हूं, रेगुलेटर की रिपोर्ट रख रहा हूं भाई, मैं आपके आगे लाके। स्टेट बैंक की भी रिपोर्ट आ गई है पावर सेक्टर पे। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप रेगुलेटर को ऐसे इग्नोर कर रहे हैं कि स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी पर रिपोर्ट है, मैं आपसे उस पर सवाल करूं, आपका नहीं, मैं रेगुलेटर को छोड़े, इस पे बात करना चाहता हूं भाई, रेगुलेटर की रिपोर्ट है, उसकी रिपोर्ट पे आपके सामने सवाल रख रहा हूं। मैंने आपको बताया हमने आरएलएनजी पिछले साल से ज्यादा ली, आपने कहा कि फर्नेस ऑयल पे मेरिट ऑर्डर नहीं, जब मैंने कहा 99% आपने मई के महीने में मेरिट ऑर्डर, आपने मई के महीने में आपने कहा कि ये जो आपने जी बड़ी साजिश के तहत एफिशिएंट प्लांट्स को बंद करके चलाया, दूसरे पर मैंने आपको बताया कि 11% से ज्यादा चलाया। आपने आरएलएनजी की जो जनरेशन हो रही है वो पिछले साल से भी ज्यादा हो रही है, आप फिर बात को मानने को तैयार नहीं है। आरएलएनजी मैंने आपको परसेंटेज टर्म्स में भी फ्लक्चुएशन से परसेंटेज टर्म्स में भी बता दिया, कोई ताल्लुक नहीं है, परसेंटेज के टर्म्स में भी बता दिया, एब्सोल्यूट टर्म्स में भी बता दिया कि आपने जून में दावा किया था कि आइंदा फर्नेस ऑयल कम इस्तेमाल होगा, जुलाई अगस्त में फर्नेस ऑयल डबल इस्तेमाल होने लगा। नेप्रा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि 80 अरब रुपए सिर्फ 3 महीनों में आपने इनएफिशिएंट प्लांट से पैदा किए हैं, नंबर्स हैं वो हमने आपके सामने रखे। एब्सोल्यूट टर्म्स में बताया कि एलएनजी का प्लांट का इस्तेमाल जुलाई के मुकाबले में अगस्त में कम हुआ, और परसेंटेज में भी बताया और एब्सोल्यूट टर्म्स में भी बताया कि फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल आपके जून में दावे के बाद डबल हो गया है। नाउ अब सर्दी पे बात कर लें, आपको डेटा दिया, अब सर्दी पे बात कर लें, हमारे साहब सर्दी पे साबित किया डेटा के साथ, मैंने भी साबित किया ऑयल के जो प्लांट हैं वो मेरिट ऑर्डर के मुताबिक चले हैं और सिर्फ 1% भाई मेरिट ऑर्डर की अगर आप एलएनजी उन्हें देंगी नहीं तो मेरिट ऑर्डर की खिलाफवर्जी कैसे होगी? वोल्टेज बैलेंसिंग के लिए आप उन्हें एलएनजी आप उन्हें एलएनजी देंगे नहीं, आप उन्हें पूरी एलएनजी दे ही नहीं रहे, वो 1000 नहीं है कि पीछे 1000 की जगह अगर आप 691 देंगे, एलएनजी तो पूरी दें उन्हें। बांध लें, अमूमन आप ये गलती करते हैं अपने शो में, दोनों सुई कंपनीज अपने मेरिट ऑर्डर के मुताबिक डिस्पैच करती हैं, एलएनजी देंगे और उसके मेरिट ऑर्डर के अंदर सिर्फ पावर ग्राहक नहीं है, दूसरे भी लोग। जब आप एलएनजी दे ही नहीं रहे तो फिर कैसे मेरिट ऑर्डर की खिलाफवर्जी में? इस मर्तबा एलएनजी से जो बिजली बनी वो पिछले साल से 11% ज्यादा है। आपने जून में दावा किया था जुलाई और अगस्त में ज्यादा है, इसको तस्लीम कर लें। आपने जून में दावा किया था जुलाई और अगस्त में ज्यादा है, पिछले साल तो कोरोना था, जून में दावा किया था जुलाई और अगस्त में ज्यादा है, बताइए। आवाज तो नहीं आ रही मुझे। अब फिर आपको आवाज नहीं आ रही? वो बोल ही इतना ज्यादा रहे थे कि मेरे ख्याल माइक बंद हो गया होगा उनका। मैं कोशिश करें हमारे साहब को कनेक्ट करने की कोशिश करें, हमारे साहब से हम चाह रहे हैं कि सर्दियों पे भी बात कर सकें, वो क्रेडिट ले रहे हैं इस बात का, हालांकि सिर्फ 10 कार्गो अरेंज हो पाए हैं और वो क्रेडिट ले रहे हैं कि जिसमें हमारी अच्छी कारकर्दगी बनती है, जिसकी वजह से हमें अच्छा तारीफ़ की जानी चाहिए हुकूमत पाकिस्तान की, मगर उसमें से 8 जो इस वक्त नज़र आ रहे हैं वो नून लीग के लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट नज़र आते हैं। जी हमारे साहब, अगर आप जवाब देना चाहें प्रोग्राम के आखिर में कि आप अपनी कारकर्दगी की तारीफ कर रहे हैं। आपने ये अजीब सी बात है कि मुझे काट के आपने अपनी तकरीर शुरू मुझे तो नहीं लगता कि एक तो मैंने कोई तकरीर नहीं की है, आपको पता नहीं क्यों लगता है कि मैंने तकरीर की है, ऊपर से पता नहीं आपकी लाइन कटी थी, आपको आवाज खुद नहीं आ रही थी। फैसला करेंगे, ये तो शाहजेब आज आपके कंडक्ट पे मैं नहीं फैसला करूंगा, व्यूअर्स फैसला। नाज़रीन बिल्कुल फैसला करेंगे कि एक वजीर नेप्रा की रिपोर्ट को इग्नोर करके अपने हकाइक कैसे बता रहा था, बिल्कुल फैसला करेंगे। मगर मुझे ये बता दें 14 कार्गो का टेंडर किया आपने, 14 कार्गो से ताल्लुक ही कोई नहीं है, जाके मैंने पढ़ के बता दिया कि नेप्रा वोल्टेज फ्लक्चुएशन की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि प्लांट्स को सारा साल कहा जाता है फिर भी एलएनजी नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से महंगी बिजली। मैं आपके लिए दोबारा पढ़ता हूं नेप्रा की रिपोर्ट। नेप्रा कहता है कि जी प्लांट सारा साल कहते हैं, उसके बावजूद उनको एलएनजी नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से महंगे प्लांट से महंगी बिजली पैदा होती है, जिसका एंड कंज्यूमर पर फर्क पड़ता है, लोड शेडिंग भी होती है। नेप्रा कहता है, रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, ये नेप्रा की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। ये एनपीसीसी के आगे, ये मेरी बात सुने, ये उनके आगे आर्गुमेंट प्रेजेंट किया था एनपीसीसी ने, जिसको उन्होंने रद्द कर दिया और इसके अगेंस्ट उन्होंने कोई अमाउंट विदहेल्ड नहीं की, आज तक नहीं। ये रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, एनुअल रिपोर्ट है, एलएनजी की जो एनुअल रिपोर्ट है उसकी, मैं बस सुन लेना, एनुअल रिपोर्ट है, मंथली वाली नहीं बता रहा हूं, आप मंथली से कंफ्यूज कर रहे हैं। आप मुझे अपनी आप नहीं आना चाह रहे ना दिसंबर में जो क्राइसिस आने वाला है, आप नहीं आना चाह रहे ना दिसंबर में जो क्राइसिस आने वाला है, आप लोगों की वजह से जो देर से आपके क्राइसिस पे दोबारा आ जाऊंगा, इसमें क्या मसला है? तो आप आ जाइएगा दोबारा के क्राइसिस पे, आप दोबारा आ जाइएगा, मगर अभी तो बता दें जुम्मे वाले दिन जो हकायक की है, मुझे जरा उसकी तो जुम्मे को ही तो बताया था मैंने, जुम्मे को ही ये बताया था मैंने कि दिसंबर में क्राइसिस आने वाला है, जुम्मे को ही बताया था आपका। आप नहीं आना चाह रहे? बात है आपकी जी, आप तो रोजाना क्राइसिस पैदा करते हैं और रोजाना 400। अब आपको नजर भी आ रहा है, 2008 में हमने बताया था कि क्राइसिस आ रहा है, आ गया। 2020 में हमने बताया था क्राइसिस आ रहा है, आ गया। 2021 की गर्मियों में बताया था क्राइसिस आएगा, आपकी इनएफिशिएंसी की वजह से आ गया। अब आप जब कहते हैं क्राइसिस आ जाता होएगा, आप में आपकी ज़ुबान में होएगी बरकत ऐसी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज मैं आपके प्रोग्राम पे इसलिए नहीं आया कि दिसंबर की आपसे बातें करूँ आके, आज मैं आपके प्रोग्राम में इसलिए आया था कि मैं आपकी दुरुस्तगी करूँ कि जुम्मे वाले दिन जितने आपने हकाइक दिए, ना सिर्फ कि वो गलत थे बल्कि बिल्कुल उनके ऑपोजिट जो है वो रियलिटी है, उनके बिल्कुल ऑपोजिट। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जब आप डेटा को ऊपर से देखते हैं ना शाहजेब, तो कभी कभी एक फ़र्क
पिक्चर नज़र आती है। लेकिन जब आप डेटा की गहराई में जाते हैं, थोड़ी सी एक्सपर्टीज जब आप इस्तेमाल करते हैं तो एकदम से पिक्चर पूरी बदल जाती है। आप देखें ना, नेपरा की रिपोर्ट को आपने रीड करके समझा कि शायद ये RLNG की बात कर रहे हैं, बात वो वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से जो इनएफिशिएंट प्लांट चलते हैं या मेरिट ऑर्डर वायलेट हो रहा था उसकी हो रही थी। लेकिन ये बड़ी बुनियादी सी बात है। लेकिन अगर आप किसी से पूछ लेते पावर सेक्टर के किसी ऑफिसर हमारे साहब, हम आपको बता दें कि हमने जब जुम्मे को शो किया, आपको बता देना था। मैं आपको एक बात बता देता हूं, जब हमने जुम्मे को शो किया उसके बाद आप बात सुन लें ना। अब आपने इतनी लंबी तकरीर की, जुम्मे को हमने शो किया, हफ्ते को आप दूसरे प्रोग्राम्स में जाके आपने हमारे प्रोग्राम के खिलाफ बात की, हमने नेपरा को लिखा, उन्होंने कहा हम उन तमाम हकाइक पर कायम हैं, हम उन तमाम हकाइक पर कायम हैं। शहजाद का शो मेरा शो नहीं है, इसकी भी दुरुस्ती, ये भी दुरुस्तगी कर लें कि मेरा शो है, शहजाद इकबाल का शो शहजाद इकबाल का शो है, जियो का शो है, जियो पर जियो की वजह से ऐसे ना बने। मैं अब शहबाज गिल को बुला के तो नहीं ना पूछूंगा, वो भी PTI के ही नुमाइंदे हैं, तो फिर आप मेरे शो पे आके मेरी बात करेंगे ना। शहजाद इकबाल एक जबरदस्त प्रोग्राम करते हैं, मगर मैंने आपको इनवाइट में था ना कि हम बात करेंगे सर्दियों में गैस के क्राइसिस की, आप क्यों नहीं बात करना चाह रहे हैं? मैंने फ्राइडे के शो में बात की थी कि बहरान आएगा आपकी वजह से, हमने इनवाइट में लिखा था आपको कि हम पॉसिबल गैस क्राइसिस पे बात करेंगे, आप बात ही नहीं कर रहे। दिसंबर बताएं ना, दिसंबर की तरफ ले जाने की कोशिश ना करें, तो हमने आपको इनवाइट में लिखा था ले जाने की कोशिश। अच्छा, क्योंकि क्राइसिस आना है, आपको कार्गो नहीं मिले LNG के, आपने पिछली हुकूमत के लॉन्ग टर्म कार्गो पे भी अपनी परफॉर्मेंस बता दी कि जी मेरी परफॉर्मेंस की वजह से आप बात नहीं करना चाह रहे हो। बात ना मोड़े, मुझे जो आपने अभी बात की है ना, मोड़े जुम्मे के शो में बात की है आपने जुम्मे को शो किया। मेरी बात सुन रहे हैं ना, मैं जरा पहले मीडिया वाली बात कर लूं, दिसंबर वाले पे मैं दोबारा आ जाऊंगा आपके प्रोग्राम में। जो आपने शो किया ना जुम्मे वाले दिन, उसके बाद आपका शो होता नहीं है क्योंकि आप हफ्ते को शो नहीं करते। हफ्ते वाले दिन शहजाद इकबाल का शो होता है 8 बजे। हालांकि मेरे हल्के में बड़ी मसरूफियत थी, मेरे 13 जलसे थे, मैंने गाड़ी में बैठ के 45 मिनट वो शो किया, और वो जियो पे किया, वो मैंने किसी और चैनल पे नहीं किया, वो मैंने शो जियो पे किया। अगर आपका शो होता हफ्ते वाले दिन भी, तो यकीन माने मैंने अगले दिन आपके शो पे आके दुरुस्तगी करनी थी। आप हमें फ्राइडे को बता सकते थे कि मैं मंडे को आ जाऊंगा। मंडे को 27 मैसेज भेजे, आपने कभी जवाब नहीं दिया। आज हमने इतवार को आपको फिर मैसेज भेजा, आपने उसका भी जवाब नहीं दिया। फिर द न्यूज में खबर छपी तो फिर आपने ट्वीट किया, उसके बाद भी आपको कन्विंस करना पड़ा प्रोग्राम में लाने के लिए, तो इसलिए हकाइक सामने रखे। मगर बता दें, सर्दियों का क्राइसिस आ रहा है, मुझे प्रोग्राम खत्म करना है। हमाजर साहब, आप सर्दियों के क्राइसिस पे जवाब देना चाहेंगे या नहीं? मैं प्रोग्राम वाइड अप करने जा रहा हूं, आपकी नाअहली की वजह से सर्दियों में गैस नहीं होगी और बहुत ज्यादा क्राइसिस आने वाला है। पहले आपका एक और मैं जरा हकाइक दुरुस्त कर लूं कि आपको मनाना पड़ा है। मैंने सुबह मीर इब्राहिम जो जियो के ओनर हैं उनको खुद फोन किया और मैंने उन्हें खुद कहा कि मैं शाहजेब खानजादा के शो में जाकर उसके हकाइक दुरुस्त करना चाहता हूं, और उन्होंने फिर मुझे ये टाइम जो है वो लेके दिया। आइंदा एक काम कीजिएगा, जब हम लाइन अप करें तो मालिकान से शिकायतें ना किया करें, उनसे कांटेक्ट ना किया करें, हमें डायरेक्ट जवाब दे दिया करें। आइंदा एक काम कीजिएगा, मैंने मालिकान को ना बताया करें, आपको डायरेक्ट अगर कोऑर्डिनेटर कॉल कर रहा हो तो मालिकान से ना राब्ते किया करें, हमसे डायरेक्ट बात कर लिया करें, हम आपसे कर लेंगे बात। बहुत शुक्रिया। माजर साहब से हम सर्दियों की बात करना चाह रहे थे, उन्होंने जवाब नहीं दिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।